नमस्कार। मोटिवेशनल माता चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में। और आज इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जीना गिरीलाल। शी इज अ मदर, अ टीचर एंड साइकोलॉजिस्ट। और मजेदार बात यह है कि शी कैन अंडरस्टैंड 7 लैंग्वेजेस। She is friendly, easy to connect to, and is on a mission to destigmatize mental well-being. She hears you, understands you, and makes you feel valued. तो आज की जो बातचीत है, हम इनके साथ जो करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन। हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं जिसमें हम स्ट्रेसेस की, वर्क प्रेशर्स की और बहुत सारी और बातें करते हैं, बट वी नेवर थिंक अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्री स्कूल एज ग्रुप में, दैट इज 1 to 5। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस एज ग्रुप में भी क्या बच्चों के मेंटल प्रेशर्स हैं? तो जी हाँ, है। और आगे की बातचीत हम करेंगे जीना के साथ और समझेंगे कि ये इश्यूज क्या है और इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और इनके कांटेक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वेलकम टू द शो जीना। तो थैंक बताइए यू आप नीरजा कि, जी, थैंक यू। ये मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इवन इन प्री नर्सरी ईयर्स? थैंक यू फॉर हैविंग मी नीरजा जी। Yes, it's a very question which has become very very prevalent in the present days and time, that early childhood में mental health इतना important क्यों है? Because early childhood experiences brain development and future foundation of children के लिए एक बहुत ही एक अहम मुद्दा आजकल हम जिस पे हम अभी बात करने जा रहे हैं. So when a parent, let's talk about before birth a little, and then we'll talk about in detail about when a child is born and then thereafter. So when parents are deciding, a couple is deciding to have a child of their own, and during the process of child birth, before the child is born, the mental health development starts from the womb itself. Research has suggested that a child, when in his or her in her mother's womb, also starts understanding the environment around him or Oh, her. okay. So if the mother, I mean, it's a very it's a research proven thing that if the mother is happy during the time of her pregnancy also, it has a role to play in the child's development. Okay. Now, after the child is born, so let's take the first initial years, 0 to 5 years or 0 to 3 years, which is very, very important because we think ये तो बच्चा है, ये इसके साथ हम क्या बात करें. हम्म। बट मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट इसी दौरान होती है. ओके। और आप सरप्राइज्ड हो गए कि अगर हम इस दौरान उनको इवन उपनिषद भी पढ़ के सुनाए तो शायद बच्चा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ पाएगा, ओके। अब्सॉर्ब कर पाएगा. इवन यस, हम अगर अच्छी अच्छी बातें उसको उसके सामने रखे, आई मीन, I am not very sure how this whole thing works, but ब्रेन डेवलपमेंट इस दौरान काफी ज्यादा है. सो बिकॉज आई एम नॉट, I've done the research myself and I'm only quoting some research which I have read through. So that is why I'm talking about this. So the main बात ये है कि let's understand that how we can help our child be happy in the during initial years, because after that, now the child is with us, like 0 to 3 years, हम्म। बच्चा मम्मी और पापा के साथ है, और वो बाहर की दुनिया की या फिर जो भी हो रहा है वो नहीं समझ पा रहा है और देख पा रहा है. पर उसके बाद वो बच्चा बाहर की दुनिया देखेगा और समझेगा और फिर अपनी 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 खुद की राय बनाएगा. इस दौरान हम बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट, उसके साथ ढेर सारी बातें, इनफैक्ट हम उसके साथ खूब सारी बातें इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इवन हम कर सकते हैं. और वो बच्चा बड़े होकर शायद लैंग्वेजेस जल्दी सीखने की कोशिश भी कर सकता है, जल्दी ग्रास्प भी कर सकता है. मे बी इफ वी टॉक टू द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस एज,
in a number of languages. I think maybe my parents did that with me, and that is why I can, I can understand 7 to 8 languages, you अच्छा, know, मैं एक्चुअली and थोड़ा डिस्कशन से अलग होना हो रही हूँ, बट कौन कौन सी लैंग्वेजेस पीपल शुड नो ना, कि आपसे किस लैंग्वेज में भी जी बात जी कर सकते हैं वो कंफर्टेबली? जरूर जरूर English, Hindi, Malayalam is my mother tongue, ओके, Bengali, Assamese, and couple of other languages which I understand also. All these languages are very fluently I can speak and I can ओके, understand. वेरी नाइस। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ाते And हैं डिस्कशन को। sure. So when we talk about uh, talking to children, it's ये ऐसा नहीं है कि हम उन बच्चे के साथ कुछ भी बोल दिया. Let us just be very understanding that okay, we talk to the children in a very positive manner. Now, why positive manner? Because बच्चा उस वक्त लैंग्वेज सीख ही रहा है. 1 साल के बाद जब बच्चा बोलने लगेगा तो बच्चा will try to emulate what he or she is hearing. So let's build a positive environment for the kid to blossom into. राइट। So ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगी. उसके बाद लेट्स नॉट बहुत ही एक आम बात हो जाती है, हम ट्रॉमा डंपिंग करते हैं. जैसे जैसे माँ के साथ अगर कुछ भी इन लॉज के घर पे कुछ हुआ है या फिर कुछ और बातें हुई है उनकी लाइफ में, तो वो बात हम बच्चों के साथ शेयर कर जाते हैं, या फिर बच्चों के सामने हम फाइट्स करते हैं, या बच्चों के सामने हम कुछ ऐसी अनप्लेजेंट चीजें बोल देते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि इस दौरान ये as a parent it becomes a responsibility that we don't talk such topics in front of these kids. So yes, it is a very big responsibility to become a parent, and it is in our hands at how we shape our child's future also. Of course बड़े होने के बाद बच्चे फिर अपना खुद की जिंदगी जिएंगे, पर हम इनिशियली उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव हाउस होल्ड दे सकते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. कितना इम्पोर्टेंट है ये, कोई समझता नहीं है, क्योंकि घर में आपको ये लगता है कि बच्चा तो कुछ समझ नहीं पा रहा है, आप जो मर्जी करो, जो मर्जी बोलो, बट एक्चुअली में बच्चे कितना कुछ एब्जॉर्ब करके सीखते हैं, और वो उनकी आगे की जिंदगी में असर डालता है। अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड, बट मेंटल हेल्थ नीड्स क्या डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट होती हैं? नीड्स, जो बेसिक नीड्स है वो हम्म। तो सेम ही रहेगी, पर इट विल कीप ऑन एडिंग ऑन. ओके। जैसे ही उम्र बढ़ती जाएगी वो हम एक एक के ऊपर एक चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं. फॉर हम्म। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बच्चा अभी थोड़ा और बड़ा हो गया, जैसे घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं. तो एक बच्चा अगर सांवला है और एक बच्चा गोरा है, तो हमने ये कभी हम जानबूझ के नहीं करते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है. आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक एग्जांपल कि एक कपड़े हम बाजार से कोई कपड़ा लेके आए और हमने ऐसे ही कैजुअली बता दिया कि बेटा ये आपका कलर तो सांवला है, आप पे ये कलर जचेगा नहीं. हाँ, और ये बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट है, और मतलब एज अ पेरेंट शायद वो उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि इसमें वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और ये अच्छा लगेगा, मतलब एट द हार्ट ऑफ द पेरेंट वो उसकी वेलबींग ही है। जी वेलबींग जरूर है, पर बट ये वो एक हर्ट हो जाती टॉक्सिक वेलबींग हो जाए. है। हाँ, हाँ हाँ, जी. तो हाँ। बच्चा जो है फिर वो एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता है कि चलो कुछ कलर्स मुझ में सूट नहीं पसंद नहीं करेंगे। आएंगे, हाँ। मैं अगर वो पहन. तो वहां जो है ये फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चे के साथ कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, ओके। एक लेयर डाउन हो गया कि चलो हाँ, मैं तो सारे ड्रेसेस में मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, तो मुझे भी चूज करना होगा अपनी ड्रेसेस. एक छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ही मायने वाली बात है. तो उसके बाद जैसे हमने कह दिया कि पास वाला बच्चा इतना नंबर ले आया, और आपने, या फिर नंबर की बात तो खैर बाद में जब वो स्कूल जाएगा तब की बात है. पास वाला बच्चा ने ये कर दिया, या फिर आपके भैया ने ये कर दिया, आपकी दीदी ने ये कर दिया, आपसे क्यों नहीं बन पा रहा है. वहां पे वो सेकंड बात होगी कि चलो हाँ मुझसे मैंने, चलो यहाँ पे फिर वो बच्चा सोचने लग जाएगा ओके आई एम नॉट इनफ. ये एक फीलिंग उसके अंदर आ जाएगी कि मैंने ये जो काम किया है वो
मायने नहीं रखती है। मम्मी पापा कह रहे हैं कि भैया ज्यादा अच्छा कर रहे हैं या दीदी ज्यादा अच्छा करे, या फिर छोटा भाई ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा, वॉट एवर इज द कंपैरिजन। वो एक थॉट बच्चे के मन में आ जाती, बिकॉज दीज थॉट्स विल लेटर ऑन गो एंड डेवलप इनटू अ बिहेवियरल पैटर्न जो हम बचपन में। इसीलिए बहुत ही जरूरी है जब आप बचपन में, हम जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो थॉट हमारे मन में होनी चाहिए एज पेरेंट्स कि हम कहीं अनजाने में तो बच्चों को तो नहीं चोट पहुंचा रहे हैं विथ आर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। हमने ये बात कह दिया बच्चे को, शायद उस वक्त उसे शायद कुछ फील नहीं भी होगी, पर अगर बार बार ये रिपीट एक पैटर्न अगर बन गई तो बच्चा जरूर उसे गांठ बांध लेगा। He or she will form an opinion that this is my identity and I cannot go beyond it. So instead of that, parents should be this is the time when parents have to be very, very careful about how they are communicating with their child. अभी कुछ भी एक्सपीरियंस है उसकी दोनों पहलू उनको बतानी होगी। ठीक है, भैया या फिर छोटी भाई ने या फिर बड़ी दीदी ने कुछ भी काम अच्छा किया हो, इट इज गुड टू अप्रिशिएट, बट दैट डजंट मीन कि आपने दूसरे बच्चे के साथ आपने कंपेयर कर लिया, ये कंपैरिजन में उसको नीचा दिखा दिया। उसको भी, उसने भी जरूर कुछ तो कुछ अच्छा किया होगा, उसको भी हाईलाइट करना होगा हमें, और ये बता के समझा के देना होगा कि बेटा ये काम आपने अच्छा किया, ये काम दीदी ने अच्छा किया, या ये काम आपने भी दीदी से अच्छा किया। सो एक माहौल ऐसे बनानी होगी कि आप एक्सेप्टेड हो। जब आप एक्सेप्टेड हो अपने ही घर में, फिर आप दुनिया से लड़ सकते हो। और ये जो बचपन में आपके साथ आपको अगर इनग्रेन्ड किया जाता है कि आप यू आर इनफ, आप घर पे आप एक्सेप्टेड हो, जैसे आप हो आप एक्सेप्टेड हो, तो फिर वही आगे बढ़ के भी वो एक बेस, एक फाउंडेशन बन जाएगी। बाहर जाके कुछ भी हो जाए, मुझे घर पे तो मुझे मुझे मेरी मेरी अहमियत है। ओके। पर मैं एज अ पेरेंट, मतलब मैं सोच रही हूँ कि पेरेंट्स कई दफा ये चीजें बोलते हैं जरूरी कि भैया ने अच्छा करा या तुमने बहुत अच्छा करा, बट इसको क्योंकि हम हमेशा एक पॉजिटिव चीज अगर बच्चों को बोलेंगे तो वो कभी नेगेटिव अपने बारे में कमेंट्स को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, मतलब वो हम कोई चीज उन्हें कैसे बताएं कि हाँ ये तुम्हारा अभी अच्छा नहीं है बट यू शुड वर्क हार्ड एंड मूव अहेड। तो ये चीज हम कैसे हैंडल करें, मतलब एज अ पेरेंट बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। सवाल पूछा आपने। जी जी। सो ये रिजेक्शन ऑफ फेलियर, हम्म। ये दोनों चीजें हमें बचपन से ही बच्चों को समझानी होगी और सिखानी भी होगी। हम्म। हम्म। आप पूछ रहे होगे कि हम फेलियर सिखाए कैसे, हम थोड़ी बच्चे को बोले कि बेटा फेल हो गया, ऐसा नहीं है। हम्म। अभी मान लीजिए क्लास में, अगर हम थोड़ी और, जैसे बच्चा अगर बड़ा हो रहा है और हम्म। हम क्लास में जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं हम्म। और उसकी नंबर आई है उसमें 10वीं, हम्म। हमें ये नहीं पूछना है बेटा कि आप 10वीं क्यों आए हो, हमें ये भी साथ में देखना है कि 40 से तो ऊपर है वो, हम्म। है कि नहीं। और ठीक है इस बार 10वीं आए हो, चलो कोई बात नहीं। ये जो हम बोल, एज अ पेरेंट अगर अपने हमने अपने बच्चे को बोल दिया कोई बात नहीं, ये बहुत ही मायने रखती है। बच्चा भी फिर उसे कोई बात ही नहीं, वो बिंदास हो जाएगा इस बारे में कि चलो हाँ मैं अगली बार और कोशिश कर सकता हूँ, 10 से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जो अब मैं कुछ दिन पहले, मैं आउट ऑफ द ये जाऊंगी, लेकिन एक अनुपम खेर जी की मैंने एक बात सुनी थी, जो उन्होंने अ, अपनी रिपोर्ट कार्ड जब अपने पापा को बताई, तो उनकी पोजीशन जो थी वो नीचे से एक नंबर ऊपर थी। तो वो तो बड़े बहुत डर डर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड उनके पापा को दिखाई। तो उनको लगा कि शायद पापा तो अभी बहुत अच्छे से डांट लगाएंगे कि बेटा इतनी उस इतनी टाइम बुरी तो तरीके से। पिटाई हुआ करती थी, डांट वाली तो बात ही नहीं थी। उस तैयार थे, पर उनके पापा ने तब उनसे कहा, बेटा अब जो पहला आता नंबर आता है उसका, जिसका भी, उसको गुंजाइश नहीं है, उसे ना बहुत बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ जाती है कि अगली बार भी मुझे पहली या दूसरी या तीसरी आनी है, नहीं तो भैया हम तो पहले। पर आप तो नीचे हो, तो आपकी गुंजाइश ये है कि आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो। कितनी अच्छी तो बात है। ये जो, हाँ,
ये जो सीख उससे उस दिन उनको जो मिली, तो उन्होंने वो शेयर कर रहे थे एक इंटरव्यू में जब मैं देख रही थी। तो वो बात मैंने भी एक्चुअली, मतलब अपनी ही लाइफ में अपने बच्चों के साथ भी मैंने ये बात शेयर की कि बेटा, आप, कोई बात नहीं, आप आज ये नंबर लाए हो, कोई बात नहीं, आगे जाके आप, यू हैव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब आगे कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, और आगे जितनी आपसे हो सकते करते जाओ। कोई आपको जज नहीं कर रहा है कि आप इस नंबर पे आए हो या ये। जब आप एटीट्यूड हम एज पेरेंट्स बच्चों के साथ हम शेयर करते हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि आपको ये कर लेना ही है, यही आपकी मंजिल है, इस साल आपको ये नंबर लेके आना है, या फिर ये टाइम फ्रेम में आपको ये करके दिखाना है। तो बच्चे की जितनी ही कैपेसिटी होगी, उससे उसमें रह के, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि बच्चा कितना कर सकता है, या फिर, तो उसे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए जगह देनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको यही करना है या फिर यही आपकी मंजिल है। अगर ये एटीट्यूड के साथ हम चले, तो फिर बच्चा जो है आगे जाके वो बर्नआउट भी नहीं हो पाएगा, पर बिल्कुल बर्नआउट नहीं हो पाएगा कि मेरी जो, मुझे मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। अगर बच्चा ये समझ पाता है बहुत ही जल्दी अपनी उम्र में कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरी जितनी कोशिश है मैं उसमें अव्वल आता जाऊं, हम्म। ये नहीं कि मुझे एक फिक्स टारगेट दी गई है और मुझे वो टारगेट अचीव करनी है। जब बच्चा थोड़ी और, जैसे हम बहुत सारे आजकल अभी केसेस सुन रहे हैं, व्हेन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी यू नो detailedly talked about topic, which we can do in a different session. But just to touch upon that, children, when they are given a target and they are not able to fulfill that target, then they feel that they have lost it. And that is the feeling which makes them take the unwanted steps. अगर एक्सेप्टेंस बचपन से ही, अब बेटा आप जैसे हो, आप इनफ हो हमारे लिए, दुनिया के लिए, दुनिया की बात हम नहीं कर रहे, आप मेरे लिए, एज पेरेंट्स वी एक्सेप्ट यू एज यू आर, सारी बात जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर ये बात अगर पेरेंट्स समझ पाए, तो बहुत ही अच्छा हो जाए, विल हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ टुगेदर। अच्छा, इसमें जैसे बच्चे कई दफा पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है एंड ही इज नॉट पुटिंग अप इनफ एफर्ट। तो उस केस में अगर पेरेंट्स को बच्चों को, बच्चे उस, मुझे जहां तक लगता है, जो मैं आसपास देखती भी हूँ, कि उस केस में पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि तुम तो इससे अच्छा कर सकते हो, तुम्हें यहाँ तक करना चाहिए। तो दैट वे दे आर गिविंग देम अ टारगेट एंड विद द होप कि वो उसको फुलफिल कर लेगा। मुझे लगता है ये कहने के साथ उन्हें ये एक बच्चे को रिलीफ देना भी जरूरी है कि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट यू शुड वर्क हार्ड अप टू दैट लेवल। एग्जैक्टली। ये हाँ शायद जी, सही तरीका ये है। ये हाँ जी, एक रिमाइंडर होता है हाँ। कि बेटा आप कोशिश जरूर करो, ये नहीं कि आपकी जितनी काबिलियत है उस पर हम्म। जरूर काम कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, यू आर नॉट वर्किंग टू योर फुल ऑप्टिमम, यू नो ताकि ऑप्टिमम रिजल्ट आए। हम्म। आपकी जितनी कैपेसिटी है उसको जरूर फुलफिल कीजिए, क्योंकि बच्चे कई बार मोबाइल एडिक्शन या फिर हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं आजकल, हम्म। जो जिसके वजह से जितनी कैपेसिटी उनकी है उतनी वो पूरी यूज नहीं कर रहे हैं। हम्म। सो उस दौरान पेरेंट्स जरूर ये बात कह सकते हैं कि बेटा आप इससे अच्छा जरूर कर सकते हैं, पर ये याद रखना कि आप नहीं भी कर पाओ, आप जितनी ये टारगेट है नहीं भी अचीव कर पाओ, इट्स फाइन। You are our child and we respect you for your ability or for what you are. We just want you to succeed in life in whatever field or in whatever way that you want to go ahead in your life. हम्म। ऐसा नहीं है कि हमने आईआईटी का सीख लेना है तभी आप हमारे बच्चे हो, या फिर आपने नीट एग्जाम क्रैक कर लिया, आप डॉक्टर बनना है तभी आप मेरे बच्चे हो। नहीं, आप नो बीए इन हिस्ट्री लेके भी आप हमारे ही बच्चे हो। दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल आवर चिल्ड्रन। जब हम एक टारगेट दे देते हैं, मैंने टारगेट का मतलब ये है कि हम जब एक एक फिक्स्ड टारगेट रख देते हैं कि हम उससे हिलेंगे नहीं, लेंगे नहीं, हाँ। तब जाके वो डेट्रीमेंटल हो जाता है। हम्म। तब वो बच्चा एक, क्योंकि बच्चे वही समझते हैं कि हाँ
मुझे तो यही करना है, अगर मैंने ये अचीव नहीं हम्म। किया तो हम्म। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू। हाँ। सर एज अ सोसाइटी, ये पेरेंट्स ही नहीं, एज अ सोसाइटी, सोसाइटी। इवन, हाँ, इवन ट्यूशन टीचर्स, इवन स्कूल टीचर्स, एंड द वेरी फैक्ट दैट व्हेन बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तब से लेकर हम्म। उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, जैसे हम अभी आज हम 10 साल तक की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, उस दौरान भी जब हम बच्चे क्लास में, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं जैसे मैंने पहले बताया, उसमें सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आ सकते हैं ना। उसमें जो बच्चा 50वां नंबर लेके आया है उसके साथ भी टीचर को उसी तरह से पेश आना चाहिए हम्म। जैसे कि वो नंबर 1 जो बच्चा आया है उसके साथ पेश आ रही है। तो टीचर्स को जो है, सबसे पहले तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब से स्कूल जाने से पहले, एज अ सोसाइटी। नेक्स्ट, इट इज द जॉब फॉर टीचर्स टू एनकरेज एवरीवन यूनिफॉर्मली, हम्म। कि बेटा आप कोशिश करते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक आंसर आपने लिखा, जैसे क्लास 1, 2 और 3 में जैसे फॉर्मेटिव ईयर्स है, उसमें बच्चे ने शायद, सारे बच्चे एक जैसे ही आंसर लिखेंगे, तो हम्म। किसी शायद किसी को हैंडराइटिंग के इसमें मार्क्स कम पड़ जाती है, या हम्म। फिर कोई फैक्ट्स, कोई स्पेलिंग मिस्टेक में शायद मार्क कम हो जाए। हम्म। तो इनको रिडिक्यूल नहीं करना है हमें। हाँ, मुझे लगता जैसे है हैंडराइटिंग। बच्चों से ज्यादा हम्म। जो बच्चों को हैंडल करते हैं उनकी काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे तो जिस तरह से आप हैंडल करेंगे उस तरह से उनमें पॉजिटिव चीजें आएंगी ही, पर माहौल क्रिएट करना तो एल्डर्स का काम है। और हम जैसे कहते हैं ना, बच्चे उस वक्त जो है गीली मिट्टी की तरह होते हैं, हम्म। और जैसे हम उनको मोल्ड करेंगे वैसे ही उनकी फिर हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में वो हम्म। निखर के बाद में हमारे सामने आएंगे, और वो अपने ही फील्ड में अपने ही तरीके से वो शाइन कर पाएंगे। तो हमें रिडिक्यूल नहीं करना है, ये एक बहुत ही बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज है। और शुरू में जैसे जैसे आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ इंटरैक्ट ऑन अ डेली बेसिस करनी हम्म। होगी। जैसे बच्चा स्कूल से वापस आ गया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा बच्चा स्कूल जाने लगा हम्म। और स्कूल में कुछ भी ऐसी बात हो गई जो अनप्लेजेंट थी, हम्म। ना, जाहिर सी बात है कुछ भी ऐसे अनप्लेजेंट हो गई, बच्चे बच्चे को सबसे पहले तो ये यकीन होना चाहिए कि मैं उसे घर पे जाके शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा डांट लगा देंगे कि बेटा आपकी ही गलती है। तो ही और शी शुड फील सिक्योर टू टॉक अबाउट हिज और हर daily activities at home. And as a parent, it is also our duty, and it should be an interesting conversation. जैसे अभी मान लीजिए पेरेंट्स आजकल वर्किंग हैं, तो बच्चे के साथ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं दो चीजें बता, जो भी पेरेंट्स मेरे साथ आते हैं मैं तो उनको दो चीजें बताती हूँ। एक, आप ये क्वेश्चन पूछिए, बेटा आज का दिन आपका कैसा रहा, हम्म। नंबर 1। और नंबर 2, एक स्टोरी पढ़ के सुनाइए। स्टोरी टाइम इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टाइम फॉर बॉन्डिंग एज वेल एज पासिंग ऑन अ वेरी गुड वैल्यू सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमें बच्चे को सिखाना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप प्रवचन दोगे, बच्चा हाँ सुन के शायद वो भूल भी जाएगा। हमने हमें उनको ज्ञान की तरह अगर हम उसको बता रहे हैं, भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे स्टोरी फॉर्म में उसे समझाया, या फिर एक स्टोरी पढ़ के सुना दिया, और उसको उस तरीके से समझाया इंटरेस्टिंगली, कि स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव आर्ट फॉर कम्युनिकेशन। तो ना ही वो, इट विल नॉट साउंड प्रीची, बट एट द सेम टाइम जो वैल्यू आप सिखाना चाहते हो अपने हम्म। बच्चों को, वो अच्छे से बच्चा समझ जाएगा। समझ जाएगा। हम्म। हाँ, और जब आपने पूछा बेटा आज का दिन कैसा रहा आपका, सबसे पहले तो ये पूछोगे, उसके बाद स्टोरी टेलिंग कर लेना। तो प्लीज शेड्यूल अ नाइट टाइम रिचुअल विथ योर चाइल्ड, इफ you are a working mom or a working dad. When you're putting a child to sleep, take out that half an hour every day. So this simple little rituals which we follow will make your life very, very beautiful, because that is how you can build your, life together with your child. And जब हम बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ ये बात करके आते हैं कि
बच्चा मुझसे हमसे कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे I had a 15-year-old mother coming and telling me she doesn't speak to me, she doesn't talk to me. I said, ma'am, if you're suddenly going and asking her how her day was, and you start becoming preachy, then they will not like it. अगर ये हैबिट हमने बचपन से डाला होता हम्म। तो बच्चा विल फील कंफर्टेबल टू कम एंड टॉक टू यू एट द एज ऑफ 15। हमें ये शुरू अचानक से एक दिन नहीं करना है, हम्म। हमें ये बचपन से ही कर लेना है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जैसे बच्चे को आपने 2.5 years या 3 years में जैसे आप प्ले स्कूल में डाल रहे हो, उस वक्त से अगर आपने शुरू कर दिया तो सो आई हैव फॉलोड दिस टू द टी। मेरे दोनों बच्चे आज तक, दे आर इन देयर 20s नाउ, आज भी मुझे फोन करता, भी तो अलग अलग शहरों में रहते हैं, मुझे फोन करके रात को, हमारी वो रिचुअल आज भी कायम है। आजकल ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग नहीं हो पाती है, लेकिन ये बात रिचुअल की तरह हम अभी भी उसको फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो आप उनकी पूरी दिन की बात मुझे सब बताते हैं। एंड आई हम्म। फील रियली रियली गुड एज अ मदर इफ आई कैन बी ऑफ हेल्प। सबसे पहले तो मैं उनको सुनती हूँ, सो एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही चीज है कि हमें सबसे पहले तो हमें ज्ञान नहीं बांटना है जस्ट बिकॉज मैं बड़ी हूं या फिर मैं हम्म। मॉम हूँ। अ, वो अपनी बात शेयर कर रहे हैं, हमें सुनना है, सबसे पहले तो सुनना है, और फिर जरूरत है तो हम एज ए एज अ रिस्पॉन्स, और वी कैन टेल देम दैट चलो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। उनको रेडिक्यूल नहीं करना, उनको ये नहीं कहना कि बेटा आपने गलत किया, क्योंकि एक तो वो शहर से दूर है, आप किस आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, दूर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फोन पे उतनी बातें नहीं हो पाती हैं। तो हम जब वो दूर रहते हैं तो हमको सबसे पहले तो सुनना है, और फिर उनको ये एश्योरेंस देनी है कि बेटा कुछ भी हो, हम हैं आपके साथ। ये एक फीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के साथ। बिल्कुल सही बात है। सो एक्चुअली ये हमने बात करी कि बच्चों पे मेंटल प्रेशर्स कैसे पड़ जाते हैं और कैसे उनकी मेंटल हेल्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए, पर कुछ तो साइंस होते होंगे जो एज अ पेरेंट और एज फैमिली हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बच्चा जो है अंडर प्रेशर है। तो उन साइंस के बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। Definitely, definitely. So changes of behavior may we can see the sleep pattern is disturbed, eating pattern is erratic, or eating habits have been changed. बच्चे को जो अच्छा लग रहा था शायद वो अभी उतनी चाव से नहीं खा रहा है। सोशल इंटरैक्शंस, अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहा है, या फिर इज ही और शी पुलिंग अवे फ्रॉम, trying to stay alone, not interacting with friends, not being happy, and being his or her own self. Then academic performance. अगर बच्चा it was bringing in say maybe say 70 to 80% ब्रैकेट में वो अपनी मार्क्स ले आ रहा था, अचानक से वो 40 या 45% में उसकी ब्रैकेट हो गई है। सो दीज आर सटल shifts which happen when a child is going through some uh, issues with his or her understanding of his or her surroundings, is not able to cope with whatever is happening to him or her. So these are the signs when parents should be on the watch out. If they see such signs, then they should try to dig in deep, sit with the child, talk, understand, and try to find out what is going wrong. Why the child is not behaving the way he or she is behaving as she was. उस वक्त हमें, बच्चे छोटे होते हैं, उनको बस उनकी एक यही इच्छा होती है कि कोई हमें समझे, कोई हमारी बात सुने। तो वो अगर हम घर पे ही अगर बच्चे को प्रोवाइड कर सके तो इससे फिर बढ़िया बात और क्या हो जाए। तो इन दिस थिंग इवन टीचर्स कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। बच्चा काफी टाइम स्कूल में बिताता है, तो अगर एक टीचर ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो उनको ये सटल चेंजेस दिखने लग जाएंगे। बच्चा अगर खेल नहीं रहा है, क्लास में अकेला गुमसुम बैठा हुआ है, या फिर पहले अच्छे से बात कर लेता है, अभी
पीछे खींच रहा है, बिल्कुल जवाब नहीं देता। पहले स्माइल ज्यादा करता था, अभी बिल्कुल स्माइल नहीं करता। तो द टीचर शुड बी ऑन द लुक आउट फॉर सच चिल्ड्रन. She or he as a teacher should understand that okay, this child needs, so you can always call the child aside, talk to the child and see if they are having any issues, whether it is bullying or whether it is peer pressure or whether it is some other thing. Sometimes children will not be able to open up and talk to you. अगर स्कूल की बात है तो वो स्कूल की ही बात वो किसी और को वो नहीं बता पाएंगे, उसको स्पेशली टीचर को नहीं बता पाएंगे कि शायद मैम या फिर कोई और शायद मेरी बात नहीं समझ पाए, इस तरीके से वो समझ के फिर वो उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. इसी तरीके से हमें वो एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, वी हैव टू बी इन ऑन द लुकआउट फॉर सच behavioral changes in a child to help the child better. बेसिकली पेरेंट्स को या टीचर्स को जो भी बच्चे के साथ जिनकी भी डीलिंग्स है करना, जिनसे बच्चा मिलता है, उन्हें मतलब उसका बिहेवियरल चेंजेस के और उनका ध्यान जाना चाहिए, और इवन खाना पीना और जनरल बिहेवियर पे. तो अगर आप ऐसी चेंजेस देखते हैं तो इसका मतलब बच्चे को थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस है, और या ज्यादा भी हो सकता है. मतलब दीज आर साइंस ऑफ मेंटल स्ट्रेस. सो These are signs that बच्चे जो शुरू, कभी कई बार बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो हमें वो वक्त भी देना होगा बच्चे के साथ. ये ऐसा नहीं है कि आपने पूछ लिया, बच्चे ने तुरंत ही जवाब दे दिया. बच्चा भी अपना सिक्योरिटी, सबसे पहले हम अपनी सिक्योरिटी ही देखते हैं. तो अगर जैसे स्कूल की बात है तो वो स्कूल की बात वो शायद टीचर के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे. इसी तरह घर की बात, जैसे मम्मी पापा बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं या फिर कोई और इश्यू हो रही है या फिर बच्चा सेफ फील नहीं कर रहा अपने ही घर पे, तो वो घर पे फिर मम्मी और पापा को बात नहीं बता नहीं पाएगा. बताएगा. इसी तरह स्कूल की बात स्कूल में शायद टीचर को नहीं बता पाएंगे. तो ये हमें ध्यान रखना है कि एज अ सोसाइटी वी कम टुगेदर. तो अगर इस तरीके से हमें अगर थोड़ा पर्सनल होके वी टेक द फोन नंबर ऑफ द चाइल्ड एंड कॉल द पेरेंट्स एंड टेल दैट दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, क्या आप ही ऑब्जर्व कर रहे हो? तो फिर एज ए कलेक्टिव यूनिट आप सामने आके और ये पॉसिबल तभी होगा जब हम एज ग्रुप 10 से नीचे की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये पॉसिबल है. जैसे ही बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, शायद वो भी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फिर वो शेल के अंदर आ जाते हैं और वो उम्मीद ही खो जाते हैं, वो होप खो देते हैं कि मेरी मेरी जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, या फिर मैं जिस जो अनकंफर्टेबलनेस मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो उसका आंसर किसी के पास है. ये हमें बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके ही वो समझ में आएगा. तो इस सारी डिस्कशन से मुझे दो बातें बहुत ही क्लियरली समझ आई हैं कि एक तो मेंटल स्ट्रेस छोटे बच्चों में भी होता है. ये हमें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये बड़े बच्चों में है या एडल्टहुड की प्रॉब्लम, ये चाइल्डहुड की भी प्रॉब्लम है. और बच्चों में सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एज ग्रुप अप टू 10, तो ये एक देखने की बात है कि उनमें जो भी अगर चेंजेस उनके बिहेवियर में होते हैं तो उस पे एक फोकस रखा जाए, और बच्चों को टाइम दिया जाए, उनसे बात करी जाए. तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एंड ऑल स्टेक होल्डर्स शुड ज्वाइन टुगेदर, कम टुगेदर टू हैंडल द सिचुएशन, जिससे कि बच्चे को हम एक कंफर्टेबल कर सके. बेसिक आइडिया ये है कि एक बच्चे को सिक्योर एटमॉस्फेयर देना है जिससे कि वो ओपन अप हो सके, और उसको एक एश्योरिटी देनी है कि वी आर देयर टू हेल्प यू. एंड ये जो चीजें हैं, इससे बच्चे के जो प्रेशर्स हैं, मेंटल प्रेशर्स हैं, इसमें से वो बाहर निकल सकता है. ये जो निकल के हमारे डिस्कशंस का आया. थैंक यू जीना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कन्वर्सेशन था. और लेट मी टेल माय लिसनर्स, माय व्यूअर्स, कि ये डिस्कशंस हम अगले कुछ एपिसोड्स में भी करेंगे, एंड वी आर टेकिंग इट एज अ इन एन एज ग्रुप काइंड ऑफ थिंग. अभी हमने अप टू 10th क्लास लिया, फिर हम स्कूल एंड तक लेंगे, एंड देन कॉलेज एंड वर्किंग लाइफ. सो बने रहिएगा आप मोटिवेशनल माता के साथ. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड
wait for the next episodes. Thank you so much. Thank you, Gina, for being on the show. Thank you so much, Neerja ji. Thank you. Thank you. It was my pleasure. Thank you.